हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो आज मैं तुम्हारे लिए लेकर आ गया हूँ काफ़ी डिमांडेड वीडियो था। वैसे 7-8 कमेंट्स हो गए थे एक साथ, जहाँ पे भैया इतना बैकलॉग हो गया पिछले साल का, यहाँ से पढ़ रहा हूँ ये नहीं आता, वहाँ से पूरे साल का बैकलॉग हो चुका है, ये सब दिक्कत हो चुकी है। तो आज अपन बात करने वाले हैं तुम्हारे सॉल्यूशन की, कैसे धीमे धीमे करके कितना भी बैकलॉग हो उसको अपन लोग निपटा सकते हैं। तो फटाफट पॉइंट पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप 1, कुछ भी बैकलॉग निकालने से पहले सबसे पहला स्टेप होता है इरेडिकेट द फियर। मैंने अपने टाइम पे गलती करी थी। मैं क्या करता था, क्योंकि मेरा बैकलॉग बन गया था, मतलब मेरा 11th का डिसेंट बैकलॉग था, खासकर केमिस्ट्री में। ठीक है, मतलब मेरे इनऑर्गेनिक के आधे से ज़्यादा कंसेप्ट जुड़े हुए थे, क्योंकि मैंने केमिकल बॉन्डिंग ढंग से नहीं पढ़ा था। तो उसके बाद जो भी चैप्टर वगैरह थे उसमें भी मैं कुछ कर नहीं पाया था ध्यान से, और काफ़ी ढंग का बैकलॉग बन गया था। अब होता क्या है ना, कि क्योंकि तुम्हारा बैकलॉग बन गया है अब, तो उसका ना तुम्हारे दिमाग में एक मेंटल स्टिग्मा बैठ जाता है। तो मैं क्या करता था, मैं पिछले बैकलॉग से भागता रहता था, उसको करता ही नहीं था, उठाता ही नहीं था कभी। ऐसे नए नए लेक्चर देखता रहता था, आगे आगे का पढ़ता जाता था, ताकि दिमाग को तसल्ली मिलती रहे कि मैं हाँ पढ़ तो रहा हूँ और मैं उसको एस्केप कर सकूँ। लेकिन ये गलत स्ट्रैटेजी है। जेई के पेपर में सब पूछा जाएगा, सिर्फ नया नया जो पढ़ते जाओगे वो नहीं पूछा जाएगा, है ना। तो बैकलॉग्स को डील करने से पहले उनका डर हटाना है, ताकि अपन उनको टेकअप कर पाए, और टेकअप करके स्टेप 2 पे बात करेंगे अपन कि कैसे उनको अपन उड़ा सकते हैं। ठीक है, तो स्टेप 2 पे आ जाओ। स्टेप 2 कहते हैं आइडेंटिफाई और बैकलॉग। एक बड़ा कोई फिलोसोफर है भाई, नाम तो नहीं पता, बट वो कहते हैं कि अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, उसको एक्नॉलेज कर लिया ना, तो 30% प्रॉब्लम वहीं तुम्हारी खत्म हो गई है। ठीक है, तो पहले तुम्हारी जंग किसके खिलाफ है ये चेक करो, तुम्हारे अपने बैकलॉग्स को आइडेंटिफाई करो। तो इसको मैंने यहाँ 3 कैटेगरीज में बांट दिया। सबसे पहला, तुम्हारा होल चैप्टर इनकम्प्लीट है, तुम्हें पूरा चैप्टर ही गायब है। अब इसमें भी अगर तुम्हारा पूरा चैप्टर गायब है, तो उसमें भी वो जो चैप्टर था उसे तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि वो क्या इंटरलिंक चैप्टर था, जैसे काइनेमैटिक्स, वर्क एनर्जी पावर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तुम्हारे ये जो चैप्टर्स होते हैं ना, सीज तुम्हारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम वाला चैप्टर, तो ये जो चैप्टर्स होते हैं ना तुम्हारे, इनके जो तुम्हारे कंसेप्ट होते हैं आगे यूज हो रहे होते हैं। अब जैसे काइनेमैटिक्स है, मोशन तुम्हारा हर जगह यूज होगा, एनएलएम में यूज होगा, वर्क एनर्जी पावर में यूज होगा, तुम्हारे आगे जाके तुम देखोगे तुम्हारे जो 12th में मैग्नेटिज्म वगैरह, तो चार्जेस के मोशंस पे तुम्हारे काइनेमैटिक्स के वो लग रहे होते हैं। ऐसे ही वर्क एनर्जी पावर का है। अब इसके जो थ्योरम्स है वो हर जगह यूज हो रहे होते हैं, चाहे वो 12th के चैप्टर्स हो, चाहे वो 11th के चैप्टर्स हो। इस बार तुम्हारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और मोमेंटम हर जगह लगेगा। मैग्नेटिज्म तुम्हारा पूरा जो चैप्टर है, अब देखो मैग्नेटिज्म है, उसके बाद ईएमआई और एसी जो है उसमें तुम्हारे सारे मैग्नेटिज्म के कंसेप्ट लग रहे हैं। तो अगर वो इंटरलिंक चैप्टर है तो उसको अपने को प्रायोरिटी 1 पे रखना है, और सबसे पहले अपने को इसको उड़ाना है। ठीक है, अगर अपना ये स्टैंड अलोन चैप्टर है, जैसे स्टैंड अलोन कैसे, मतलब इनके कंसेप्ट इन तक ही है, दूसरे में थोड़ा कम यूज आ रहे होते हैं, जैसे ग्रेविटेशन है, रोटेशन है, थर्मल फिजिक्स वगैरह है। अब ये दूसरे चैप्टर्स में बहुत ज्यादा यूज नहीं आ रहे, तो इसको अपन लोग प्रायोरिटी 3 पे रखेंगे, प्रायोरिटी 2 भी नहीं। अब प्रायोरिटी 2 किसको रखना है, वो है अपना जो सेकंड यहाँ लिखा है, मेजर थ्योरी डन बट सम कंसेप्ट लेफ्ट। जब जैसे है कि भाई साहब मैंने ये है कि कौन सा चैप्टर, सपोज मैंने वर्क एनर्जी पावर लिया है, और वर्क एनर्जी पावर में मेरे को सब थ्योरी लगभग लगभग आती है, बस एक वो टोटल मैकेनिकल एनर्जी वाला जो चैप्टर कंसेप्ट था वो मैंने नहीं पढ़ा हुआ है। अब वो किस बात के लिए छोड़ रखा है भाई, उसको फटाफट जाओ, 20-30 मिनट का काम है, उसको फटाफट पूरा कर लो। इसलिए उसको प्रायोरिटी 2 पे रखा है, क्योंकि ये जल्दी कंप्लीट किए जा सकते हैं। प्रायोरिटी 3 तुम्हें समझा दिया कि होल चैप्टर इनकम्प्लीट और स्टैंड अलोन चैप्टर। उसके बाद तुम्हारा आता है थ्योरी तुम्हारी हुई है लेकिन प्रैक्टिस बची हुई है। अब ये तो भैया इसमें कुछ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये सेंटेंस, कि तुम्हारा मतलब तुमने चैप्टर पढ़ा हुआ है बट क्योंकि तुम प्रैक्टिस करते नहीं, और अधिकतम बच्चे तुम में से गलती कर रहे हैं। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले 3 प्रायोरिटी में अब तुमने थ्योरी सबकी निपटा ली है चैप्टर्स की, जाओ प्रैक्टिस करना शुरू करो। हर चैप्टर में सबसे पहले मैं कहता हूँ अपना डीपीपी सॉल्व करो। डीपीपी सॉल्व करने के बाद अपने पीवाईक्यू सॉल्व करो। उस चैप्टर में टॉपिक वाइज सवाल सॉल्व करो कि जैसे एक चैप्टर है, सपोज तुम्हारा वर्क एनर्जी पावर है, तो उसमें से पहले तुमने काइनेटिक एनर्जी थ्योरम के सवाल सॉल्व करे, फिर टोटल मैकेनिकल एनर्जी के करे। अब ऐसा टॉपिक वाइज हो गया, फिर उसके बाद चैप्टर वाइज सॉल्विंग पे जाओ। अब पूरा वर्क एनर्जी पावर एज अ होल के चैप्टर सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। तो इस तरीके से तुमको इसको धीमे धीमे करके इरेडिकेट करना है। ठीक है, अब ये तो हो गया कि भैया क्या इरेडिकेट करना है। अब ये है कि कैसे इरेडिकेट करें, तो उसके लिए आ जाता है स्टेप 3। हाँ देखो, स्टेप 3 कहता है मेक अ कॉलम फॉर बैकलॉग्स इन योर डेली शेड्यूल एंड कीप मेकिंग लिटिल प्रोग्रेस बट डेली प्रोग्रेस। अब ऐसा नहीं है कि तुम एक, मैं नहीं कह रहा कि तुम एक हफ्ता पूरा अपना 12th छोड़ दो और 11th को करने लग जाओ, वो करना भी नहीं है, उस पर आगे बात करेंगे। लेकिन क्या करो, अपने दिन का एक हिस्सा छोटा सा बना लो। अगले बार तुम्हें दिखा भी देता हूँ किस तरीके से। हाँ, अपने दिन का एक हिस्सा छोटा सा बना लो, और वहां पे तुम ये डिसाइड कर लो कि भाई साहब मेरे को एक 10% अपने दिन का हिस्सा या 20% अपने दिन का हिस्सा इसको देना ही। अब जैसे यहाँ तुम देख पा रहे हो, मैं क्या करता था कि अपने दिन को 50-20-20-10 ऐसे हिस्सों में बांट लेता था। 50% करंट सिलेबस और थ्योरी लेक्चर जो तुम्हारी क्लासेस चल रही है, कोचिंग की क्लासेस, स्कूल की क्लासेस, उनको अटेंड करो। 20%
उनके जो कंसेप्ट तुमने पढ़े हैं उनको आकर प्रैक्टिस करो उन पे, ठीक है। उसके बाद 10% उसको जो प्रैक्टिस वगैरह की ये सब पढ़ा उसका रिवाइज करो, और जो बचा हुआ 20% है ना, उस 20% में जो तुम्हारा पिछला बैकलॉग है उस सबको तुम बैकलॉग को साथ में निपटाते जाओ। तो अब इसको तुम किसी भी उसमें डाल सकते हो। सपोज करो तुम दिन के पढ़ रहे हो 10 घंटा, तो 2 घंटा उसको दे दो। 20 घंटा कोई दिन में पढ़ नहीं सकता, तुम सपोज 15 घंटा पढ़ रहे हो तो 2.5 घंटा दे दो। इस तरीके से मतलब वो लॉजिक तुम लगा लो अपने हिसाब से, ठीक है। 2.5 नहीं 3 होगा वैसे गणित वो बैठेगा, तो 3 घंटा इसको दे दो। तो ये तुम अपने हिसाब से बांट लो। हाँ, कोशिश करो कि थोड़ा सा इस समय जब तुम बैकलॉग्स निपटाने के प्रोसीजर में हो तो साथ में तुम थोड़ा ज्यादा पढ़ रहे हो, क्योंकि जितना तुम जल्दी ये बैकलॉग निपटा पाओगे उतना ही फिर तुम ये 20 जो 2 घंटा 3 घंटा बैकलॉग्स को दे रहे हो उतना किसी दूसरी चीज को दे पाओगे, ज्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे, हायर लेवल प्रैक्टिस कर पाओगे, है ना। तो ठीक है, अब स्टेप 4 की बात कर लेते हैं। स्टेप 4 तो बहुत जरूरी स्टेप मुझे लगता है, वो तुम्हारा सैक्रिफाइस। कुछ समय के लिए जब तक तुम्हारा बैकलॉग खत्म नहीं हो जाता, थोड़ा सा अपने ब्रेक टाइम को थोड़ा सा कम कर दो, थोड़ा सा अपने फोन टाइम को कम कर दो, ज्यादा थोड़े से घंटे दो। जो मैं तुम्हें अभी समझा रहा था, अभी तक 10 घंटे दे रहे थे तो जो तुम्हारा 20% है वो 2 ही घंटे बनेगा, लेकिन अगर तुम 15 घंटे देना शुरू करोगे तो 20% तुम्हारा 3 घंटे बन जाएगा, बैकलॉग जल्दी खत्म होगा। और जितना जल्दी बैकलॉग से यार छुटकारा पाओ, पेपर आने वाला है 6 महीने में, अभी तुम 11वीं के बैकलॉग नहीं चाहते, अभी तुम्हें चाहिए कि तुम पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो, अभी तुम्हें चाहिए कि तुम शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर रहे हो, अपने 12वीं के मॉडर्न फिजिक्स वगैरह जो लास्ट में चैप्टर्स आते हैं काफी मुश्किल भी होते हैं इनमें से, जैसे EMI AC वगैरह नहीं समझ आते बच्चों को, तो इसमें टाइम दोगे, अपने प्री बोर्ड्स में टाइम दोगे कि यार 11वीं का बैकलॉग करते रहोगे। इसलिए जितना जल्दी हो सके बैकलॉग से छुट्टी पाओ। वो कैसे होगा, थोड़ा सा ज्यादा टाइम देके कुछ समय के लिए, ठीक है। अब ये 4 स्टेप मेन थे, यहाँ तक तुम्हारा काम हो जाना चाहिए। एक वार्निंग है मेरी तुम लोगों के लिए, डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर करंट सिलेबस फॉर बैकलॉग्स, मेक श्योर यू आर रेगुलर ना। 2 चीजें मतलब एक साथ पढ़ दिया मैंने। पहला, अपने करंट सिलेबस पे बैकलॉग को क्लियर करने के चक्कर में अपने को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। जो क्लास में चलता जा रहा है पहले प्रायोरिटी उसको देनी है। अगर अपन ने करंट सिलेबस को छोड़ दिया तो ये हो जाएगा कि बैकलॉग क्लियर करते करते अपन साथ में नया बैकलॉग बनाते जा रहे हैं, वो बेवकूफ़ी है, वो नहीं करना है। पहले अपना करंट पे ध्यान दो, करंट को करो, साथ में बैकलॉग को धीमे धीमे करके अपने को कवर करना है। इस समय 12वीं में अब जो बच्चे आ गए हैं और तो 11वीं में भी है, तुम्हारे पास स्कोप नहीं होता है जब पेपर 6 महीने होते हैं कि तुम बैठ के नया बैकलॉग बनाओ, इसको बाद में कवर करने का टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखो इस बात का कि करंट सिलेबस पे कॉम्प्रोमाइज तुम्हारा ना हो रहा हो। और अगली चीज, मेक श्योर यू आर रेगुलर ना हो। मतलब भाई अब एक बार डंडा खा लिया है तो प्लीज सुधर जाओ, थोड़ा सबक ले लो, तुम्हारे से गलती हो गई है, तुम्हारा बैकलॉग बन गया है। अब आई होप तुम इतने समझदार हो कि दोबारा अब इस बैकलॉग को तुम नहीं बनने दोगे, और नहीं बनने देना है तो थोड़ा ध्यान रखना है कि अब से तुम रेगुलर हो, अपनी क्लासेस मिस ना करो, साथ में प्रैक्टिस वगैरह करते रहो, कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसको पूरा पढ़ो। बैकलॉग्स अक्सर मैंने देखा बच्चों के ऐसे क्रिएट हो जाते हैं कि क्लास में कुछ समझ नहीं आया तो मैंने सोचा घर जाके पढ़ लूँ, और घर जाके कभी पढ़ा ही नहीं। तो अपने को भी इसका ध्यान रखना है कि घर जाके उस चीज़ को पढ़ लिया, कहीं यूट्यूब से पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, लेकिन कवर जरूर कर दो। अब अपनी रेगुलरिटी बना के रखो, और प्रैक्टिस में भी और थ्योरी में भी, ठीक है। तो आई होप ये 4 स्टेप्स और ये वार्निंग वगैरह का तुम ध्यान रखोगे, इससे हो जाएगा तुम्हारा बैकलॉग क्लियर, बहुत जल्दी हो जाएगा। बाकी कोई भी दिक्कत वगैरह हो, कुछ पूछना वगैरह हो तो कमेंट्स में हम लोग तुम्हारे जवाब वगैरह देते ही रहते हैं। पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।